let's try to start the real analysis in a new, unusual way. So पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या. आपने स्कूल में या अलग जगह देखा होगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. लिमिट x अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इस तरह से होंगे. लिमिट एंड समटाइम्स टेंड्स टू, वही बोलते हैं, अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 अपॉन एंड इज इक्वल टू 0. बट एग्जैक्टली जो वर्ड है जो हमने बोला अप्रोचेज, इसका मतलब है क्या? व्हाट डज दिस अप्रोच मीन? तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं. लेट्स कुछ एक नंबर्स को देखते हैं, लाइक 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 एंड सो गोज ऑन. अब इस सीक्वेंस को देखकर हम पूछते हैं कि ये जो है किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका एंड पॉइंट क्या है. तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कहेंगे कि ये 1 को जा रहा है. क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन क्यों क्या ऐसा हो सकता है कि 1 से थोड़ा कम हो, थोड़ा सा कम हो, 1 से थोड़ा सा पहले जाके रुक जाए, ना कि एग्जैक्टली 1 पर? ऐसा हो सकता है? तो ये बस एक क्वेश्चन है. कुड इट बी टाइनी लेस देन 1? रियल एनालिसिस जो है वो इसी का ही प्रिसाइज आंसर देगी कि क्या होगा. तो चलो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस से. सीक्वेंस क्या होता है? क्योंकि रियल एनालिसिस में जो भी है सब यहीं से स्टार्ट होता है. एक इनफॉर्मल सी, ऐसी सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस इज सिंपली एन ordered list of numbers. Ordered list, वर्ड है ordered list, मीन्स एक ऑर्डर में होंगे और बस नंबर्स हैं, उनका कलेक्शन है. इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, और सिंपली हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं AN, जहाँ जो N है वो नेचुरल नंबर से अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है. फॉर द मोमेंट हम इतना ही समझते हैं, अभी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है, बस इतना ही. लाइक अगर एग्जाम्पल सीक्वेंस का दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन. अदर देखा जाए तो कर सकते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड गोज ऑन. अब यहाँ एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो AN है ना वो है N, और यहाँ पे जो AN है वो है 1/n. और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल लाइक 1 - 1, 1 - 1 एंड सो गोज ऑन. यहाँ पे n की क्या वैल्यू है? इसकी है -1 की पावर n, क्योंकि 0 पावर पे, हाँ सॉरी 1 से लेते हैं 1 पावर. क्या हम 0 से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि n की वैल्यू होती है तो हम ऐसा करते हैं n+1, ठीक है. इसका ये रहा, एक स्टैंडर्ड नोटेशन ये रहा. अब कहते हैं कि सीक्वेंस की आवश्यकता ही क्यों है, सीक्वेंस क्यों करना है?
तो कई सारी चीज़ें जो है हमें सीक्वेंस देता है, ये हमें लिमिट्स देता है। किस तरह से डिफाइन की जा रही है लिमिट, कंटिन्यूटी भी इसी के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। इफ आई एम राइटिंग राइट, इनफाइनाइट सीरीज भी यहीं से आती है और बहुत सारे प्रूफ भी यहीं से हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, एक सीक्वेंस दे रखा है, गिवन सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट का क्या होगा एज जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। लाइक पहले वाला जो हमने एक एग्जांपल लिया था अपना, यहाँ an 1/n था, यहाँ देखते हैं 1/2 1/3 1/4 एंड गोज ऑन। जो अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो पहली वाली जो टर्म है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत आगे जाकर जीरो के पास जाएगी। कहाँ जा रहा है? जीरो के पास। तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट n tends to infinity 0, something like this we do। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये सीक्वेंस खुद में जीरो नहीं हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच हो रही है। अब यही रियल एनालिसिस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डज अप्रोच जीरो मीन। एक और नई चीज़ देखते हैं, दैट इज convergence of a sequence। इनफॉर्मल डेफिनेशन होगी इसकी, देख लेते हैं। ए सीक्वेंस converges if its terms get arbitrarily close to some fixed number। लाइक यही अपना 1/n वाला एग्जांपल लेते हैं, 1/2 1/3 1/4। अब बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर्स पे जाएंगे, लाइक कि ऐसा कुछ कर लेते हैं या और बड़ा कर लेते हैं 10 टू द पावर। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 0.1234 आई गेस 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा, और ये जो आने वाली वैल्यू है वो 10 टू द पावर -10 में आएगी, अराउंड 0.1234567 8 9 1। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, ये जीरो के पास आके डेंस होती जा रही हैं, यानी ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो जीरो के पास जा रही हैं। कन्वर्स कहाँ हो रही है? एक आर्बिट्रेरली हमने एक नंबर लिया जीरो, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जीरो के पास हैं,
इसी के पास होती जा रही है। सो यहाँ भी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए एन 1/n approaches 0, hence converges to 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/1 + n, पहली वैल्यू क्या देगा? अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आएगा 2। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? ये 0.5 हो जाएगा 1.5, नेक्स्ट हो जाएगी 1.3, 1 + 333 एंड 1.25 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है। अगर हम इन्फिनिटी को जाएं तो कहाँ अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है। मीन्स कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं, जैसे हम n को इन्फिनिटी के पास जा रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 के क्लोज में है, एंड टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ 1 मोस्ट ऑफ द वैल्यू जो। अब इसको एक प्रिसाइज डेफिनेशन में लिखते हैं। किस तरह से होगा, हाउ इट वुड लुक लाइक। सपोज आई क्लेम एक सीक्वेंस है an जो l को अप्रोच करता है, तो यहाँ हम पूछेंगे कि हाउ जो an की जो वैल्यू है वो l के कितने पास होने चाहिए। ए जेन्युइन क्वेश्चन वुड बी हाउ क्लोज। हम तब से बोल रहे हैं ना, यहाँ से हम बोलते आ रहे हैं कि 1 के क्लोज में है, यहाँ भी 0 के पास में है, तो हम कन्वर्ज इसको करवा रहे हैं। कितना क्लोज होना चाहिए? कितना? 1 यूनिट, 1000, सॉरी 1 होना चाहिए, 1/100 के पास होना चाहिए, या 1/10⁶ एंड सो। कितना पास होना चाहिए? कोई प्रिसाइज क्राइटेरिया तो कि एल के कितने पास हो एन की वैल्यू, तो हम कहें कि भैया हाँ ये जो है कन्वर्ज कर रहा है। यहीं पे एक एंट्री हम करवा देते हैं, मिस्टर एप्साइलन, उनको हम बोलेंगे एप्साइलन। और अगर इसको देखा जाए ना, कैसे देख सकते हैं हम इसको देख सकते हैं एक छोटू सा पॉजिटिव डिस्टेंस, बस 0 से थोड़ा बड़ा, और इसको हम आर्बिट्रेरी कह सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू हम जो मर्जी है हम वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर लें, 0.1 कर लें, 1 भी कर लें, 2 भी कर लें, और भी कर सकते हैं, और कम कर लो, 0.01 कर लो, और भी कम कर लो, बस 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और जो आर्बिट्रेरी है वो होना चाहिए। अब बात आती है कि यदि an है वो l को अप्रोच कर रहा है, एक ही l जो है एक आर्बिट्रेरी नहीं है ये, l हमने एक नंबर लिया है जिसके पास हम वैल्यूज़ को देख रहे हैं। जैसे हम पीछे से देखते आए हैं कि यहाँ 1/n वाले में, 1/n वाले में हाईलाइटर आया, 1/n वाले में ये 0 को अप्रोच कर रहा था, और अदर में जैसे यहाँ पे जो है वैल्यूज़ हैं वो मैं भूल गया हूँ कि एग्जाम्पल कहाँ लिखे हुए हैं, लेट्स लीव इट।
चलो, सॉरी, मैं भटक गया था। यदि हम यदि जो एल एन है, जो एल है, अ, जो ए एन है, वो एल को अप्रोच कर रहा है, तो इवेंचुअली जो एवरी टर्म है, हर एक टर्म है, वो शुड लाई इनसाइड एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ समझाता हूँ। सपोज किया कि हम 1/n वाले में हैं, ठीक है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब एक एप्सिलॉन हमने लिया, आर्बिट्रेरली हम चूज कर लेंगे 0.1। यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0. सॉरी माइनस 0.9, 0.1। अब जैसे जैसे हायर टर्म पे जाएंगे, हायर टर्म मीन्स एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी के पास जाएगी, या बोलो 10,000 जा रही है, इससे ऊपर जा रही है, 1,000 से ऊपर जा रही है, तो जो टर्म्स हैं, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, वो इस डोमेन में लाई होनी चाहिए। यानी वो -0.9 से बड़ी होनी चाहिए और 0.1 से छोटी होनी चाहिए, बस इस एरिया में रहनी चाहिए। लाइक यहाँ अगर हम कलर चेंज कर लें, ये एक रियल नंबर लाइन है, यहाँ 0.9 है, यहाँ 0.1 है, तो इवेंचुअली एक टाइम के बाद जो है, क्योंकि देखो पहले लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट टर्म वुड बी 1 तो इधर ही होगी ना, इधर होगी। सेकेंड टर्म वुड बी 1.2, 0.5 एंड अदर वुड बी 0.33 एंड 0.25। अभी ये सारी टर्म इधर ही हैं, बट एक यहाँ वर्ड आया इवेंचुअली मीन्स आफ्टर सम टाइम्स, मीन्स जब हायर टर्म में जाएं, बहुत ज़्यादा हायर टर्म में जाएं, इन्फिनिटी के पास जाएं, तब जो वैल्यूज़ आएँ, जब हम इन्फिनिटी के पास जा रहे हैं तब जो वैल्यूज़ आएँ वो एक इस डोमेन में होनी चाहिए। तो जो एन की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लाई करेंगी, इतना प्रिसीजन की बात है। इसके बाद जो है यहाँ बोला इवेंचुअली ऑल टर्म्स शुड इनसाइड देयर, तो इस रीजन में जो है, इस रीजन में है, यहाँ आ जानी चाहिए और इसके बाद लीव नहीं करनी चाहिए। इससे पहले की टर्म है, जैसे मैंने 1,000 के बाद किया, 1,000 के बाद जितनी टर्म आएगी वो सारी इसके अंदर होनी चाहिए। 1,000 का कितना आ जाएगा, 0.001 आई गेस, इफ आई एम राइट, वो यहीं इसी रीजन में लाई करेगा। अब 1,001 पे जाएंगे और इससे हायर नंबर पे जाएंगे, एन की हायर वैल्यूज पे, तो जो है वो यहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं, बुक्स में हमने देखा होता है, कैसा लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, इसको हम बोल देंगे फॉर्मल डेफिनेशन लेंगे। ए सीक्वेंस ए एन converges to limit, sorry I had to converges to limit, कवर कर रहा हूँ थोड़ा सा, converges to L if for every epsilon greater than 0 there exists an integer, a number I was writing, an integer such that
ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। फिर ए एन जो है वो एन से बड़ा है। यही जो डेफिनेशन है वो बोल सकते हैं हृदय है हमारे रियल एनालिसिस का। एक सॉरी, समझते हैं ये है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ हमने चीज़ें देखी, ये एक्सप्रेशन देखा, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एन। हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर चूज़ किया, हम एक कोई भी डिजायर एक्यूरेसी के लिए कोई भी हमने एक नंबर चूज़ किया फॉर लाइक 0.001। तो यहाँ तुमने एक नंबर चूज़ किया, बट हम कह रहे हैं कि हम कोई भी नंबर चूज़ कर लें इसमें एवरी एप्सिलॉन फॉर एवरी डिजायर्ड एक्यूरेसी एप्सिलॉन आई कैन गो सफिशिएंटली फार इन द सीक्वेंस। मीन्स कि हमारा कुछ सीक्वेंस दिख रहा है ऐसा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AX AY AZ समथिंग समथिंग एंड देन AN। हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो L को अप्रोच कर रहा है। बोलेंगे इसको कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्ज तब करेगा जब ए एन की बहुत सारी वैल्यूज़ एल के पास होंगी। क्लोज में बता दिया, क्लोज का क्या बताया हमने कि हम कोई भी ऐसा एक रैंडम नंबर लेते हैं एप्सिलॉन, यहाँ होगा एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ होगा एल प्लस एप्सिलॉन। तो एक नंबर एन के बाद मीन्स यहाँ हमने 0.01 लिया और एक सीक्वेंस लिया है 1/n। इसकी वैल्यूज होंगी 1 सॉरी। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। हमें पता है ना कि कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 को कर रहा है। इसकी वैल्यूज इवेंचुअली क्या आएंगी 1.0.5 0.33 0.25। अब यहाँ एल को देखते हैं एक बार। एप्सिलॉन हमने लिया है 0.01, क्या आएगा ये 0.09 कैसे नहीं, ये प्लस में ये जीरो को सॉरी ये जीरो को अप्रोच कर रही है तो आएगा माइनस का 0.01 और यहाँ आएगा 0.01। ये दो रहा। आफ्टर ए नंबर एन, एक एन के बाद जो ए एन की वैल्यूज़ हैं वो इस रीजन में लाई करनी चाहिए। शुरुआती जो नतीजे हमने देखे, शुरुआती आंकड़े हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो तो इस रीजन में लाई नहीं करते हैं, बट हाँ एक नंबर एन ऐसा होना चाहिए। एक एन ऐसा लिया हमने, एन ऐसा चूज किया कि उसके बाद जो भी एन होंगे उनके लिए यही होगा कि जो ए एन है, ए एन की वैल्यू है, अगर उसमें एल से माइनस कर देंगे तो वो एप्सिलॉन से हमेशा छोटी होनी चाहिए। हम एक इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखते हैं। लाइक ए एन मैंने चूज़ कर लिया, एन की वैल्यू मैंने 1000 ही चूज़ कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि जो शुरुआती 1000 टर्म हैं वो इस रीजन से बाहर हो सकते हैं। वो इस रीजन से बाहर है, मैंने कह दिया वो इस रीजन में नहीं है। 1000 शुरुआती इस रीजन में नहीं है, बट हाँ जो इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे 1001 1002 जब एन की वैल्यू में रखेंगे, जैसे ये है, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ओके, यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो 4 लगा के किया गया है। तो ऐसे ही 1001 टर्म, अब इसके बाद जितनी सारी टर्म आएंगी वो यहीं आएंगी। लेट्स चेक इट 0.00
ये यहाँ लाई कर रहा है ऐसे ही, यही कह रहा है, यही कहना चाह रहा है फॉर्मल डेफिनेशन में। क्या कर ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, कन्वर्ज एल को करता है इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हम कोई सा भी ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम छोटा सा छोटा लेते हैं सो दैट कि क्योंकि बड़े में तो आ ही जाएगा ना सारी चीज़ें। अगर एप्सिलॉन बड़ा ले लिया हमने 10 या 100 का ले लिया तो उसके अंदर तो हो ही जाएगा। ये कह रहा है कि हम जो एल से है ना, एल से हम कितनी दूरी पे हैं, कितनी दूरी हम एल की मान सकते हैं, ऐसा ही कह रहा है। थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ। हम कह रहे हैं एक डिस्टेंस है ये, ठीक है, हम कह रहे हैं ए एन एल को कन्वर्ज करता है। कब करता है? एल यहाँ खड़ा है, एल यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ए एन की जो वैल्यूज़ हैं ना, सारी वैल्यूज़ हैं वो एल के क्लोज होनी चाहिए। वो कहाँ होनी चाहिए? ए एन यहाँ होनी चाहिए। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, बस यही बात है। एप्सिलॉन हम आर्बिट्रेरीली चूज़ करते हैं। अगर एप्सिलॉन बड़ा होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, एल और ए एन। अब हम ग्रेजुअली अगर हम करते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो ए एन यहाँ आ जाएगा, और कम करते हैं तो ए एन यहाँ आ जाएगा। अब ए एन तो एन की तो हम वैल्यू ले सकते हैं ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखो पहले यहाँ था तो ए एन की कुछ टर्म इधर भी होंगे, यहाँ भी होंगे, ए एन यहाँ भी होंगे, ए एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, समझते हैं। अब जब हमने न्यू बाउंड्री लगा दी, एप्सिलॉन की नई वैल्यू ले ली, तब भी ए एन आ रहा है। एक और ले ली तो ए एन आ रहा है। तो यानी इसमें इतने एक्सक्लूड हो गए, इस वाली डेफिनेशन में इतने एक्सक्लूड हो गए। तो ये जो एक्सक्लूड हुए ना ये फाइनाइट टर्म्स हैं, मतलब गिन सकते हैं। बट जो इसके बीच में जो रह गए हैं वो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स है। मीन्स यहाँ पे हमने एक नंबर लिया हो कि शुरुआत की कुछ जो है जो 10 टर्म है वो यहाँ आ रही हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ तक। फिर कुछ हमने कर दी, उनका 100 टर्म, 100 टर्म एक्सक्लूड होगी, 100 टर्म के बाद यहाँ आ रही है, यहाँ हम कह देते हैं 1000 टर्म आ रही है। तो 1000 टर्म के बाद जितनी भी टर्म होगी वो सारी इस क्लोज रेंज में है, इतनी क्लोज रेंज में है। दिस इज़ द आइडिया आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई एम इन इट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं, वही एग्जाम्पल नहीं, हमें कहना है प्रूव 1/n कन्वर्जेस टू 0। तो हमें क्या शो करना होगा? सॉल्यूशन और हमें शो करना होगा कि जो 1/n है ये हमें पता है कि 1/n अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू 0, यहाँ हम कन्वर्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे कन्वर्ज, ओके। ये एल को कर रहा है तो ये जो है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ का सिंपली मीन्स है, दैट मीन्स ऐसा कह सकते 1/n की वैल्यू वो एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए और n जो है वो 1/एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। तो यही है कि आफ्टर ए स्टेज, आफ्टर एन इंटीजर, आफ्टर एन इंटीजर n जो बड़ा वाला हमने लिया था, जो n की वैल्यू है 1/n है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी चूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको n चूज़ कर लेंगे ना एप्सिलॉन को, और यही हमारा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम
सॉरी हम 1/एप्सिलॉन को एन से छोटा चूज कर लेंगे, एन चूज नहीं करेंगे। इट्स लाइक अगर हमने ये कंडीशन चूज कर ली क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी है, तो इवेंचुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/n है वो एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होगा। कोई सा भी करो, एप्सिलॉन की चॉइस हमारी एन पे डिपेंड करती है, और हेंस 1/n टाइम्स converges to 0. That's the whole idea. Let's go to the divergent sequence, क्योंकि सारे सीक्वेंस कन्वर्ज तो करते नहीं है। For example, 1 2 3 4 5 6 और an is equal to n। अब यहाँ जो टर्म्स हैं वो ग्रो कर रही हैं और ये ग्रो करती जाएंगी। अगर देखा जाए कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जहाँ ये लिमिट जहाँ ये जो रुक जाती हो जाके, जैसे वहाँ वो जीरो से आगे नहीं बढ़ सकती, जीरो के पास आके जीरो के पास होती जा रही है, नहीं है ना इसमें, ये तो बढ़ते ही जाएंगे और कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जा रही है। तो यहाँ कोई फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट। अब जब फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ही मैंने लिखना भूल गया, नो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट, hence the sequence is divergent. I will correct it. एक और एग्जाम्पल देखते हैं।